नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा राजनेता हैं, वो बुंदेलखंड के दमोह ज़िले से आते हैं। धर्मेंद्र लोधी जी हैं वो, और पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व विभाग वो संभाल रहे हैं और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। बहुत स्वागत करता हूँ धर्मेंद्र जी आपका। पहले तो यही प्रश्न है कि किस तरह आप मन में बहुत उल्लसित होंगे। आरएसएस की पृष्ठभूमि है, बहुत विनम्रता से राजनीति की राहें आप आगे बढ़ते रहे हैं, बहुत गरिमा से, मर्यादा से। किस तरह से मन में इस समय भाव है, क्योंकि जब आपने इस विचारधारा की चादर ओढ़ी, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और उसके पहले जो एक मार्गदर्शक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो राम नाम की गूंज तो सर्वत्र ही रही, और राम जन्मभूमि आंदोलन तो एक बचपन से एक मन में भाव आपके रहा होगा। कैसे कैसे देखते हैं? बड़ा भावुक पल भी है ये बहुत भावुक पल है, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था जी, तब मुझे लगता है जब हम लोग गांव-गांव जाते थे, अलख जगाते थे, जागरण का मंत्र फूंकते थे जी, और ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी 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 जी। तो कांग्रेस के लोग मंचों पर जाते थे जी और हमारा मजाक उड़ाया करते थे जी जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ये राम मंदिर बनवाने वाले नहीं हैं। जी। तो ये वो मजाक उड़ाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, हाँ, ऐसा कह के। जी, कह के कि हाँ। ये तारीख नहीं बताएंगे। तो उस समय मन में आपके भी बड़ी बात चुभती होगी है हाँ, कि काश वो तारीख मेरे सामने होती तो अभी इनके सामने इसका, लेकिन धैर्य और संयम की सारी परीक्षा थी। बिल्कुल। जी जी जी। राम भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में एक हम सब की एक प्राण शक्ति है। हम मिलते हैं तो राम राम भैया, और हमारा बुंदेलखंड में तो ये बिल्कुल एकदम आम बोलचाल की भाषा हती की, राम राम भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सारी बातें। तो किस तरह से आप देखते हैं बुंदेलखंड में किस तरह की प्रसन्नता की, किस तरह से प्रसन्नता का वातावरण है दमोह में, सागर में, छतरपुर में, टीकमगढ़ में? बुंदेलखंड किस तरह से, किस किस भाव से भरा हुआ है इस समय? जी, मुझे लगता है कि राम इस देश की आत्मा है। राम कण कण में समाये हुए, जैसे आप बता रहे थे कि हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम 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 राम। जी जब कोई किसान हल चलाते चलाते थक जाता है जी, और पसीना से सराबोर होता है, तो पसीना पहुँचते हुए वो बोलता है हाँ, कि हे राम, हे राम। हाँ, और जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पर जाता है तो वो तो नहीं बोल पाता, जी, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए व्यक्ति राम का नाम ले रहे होते हैं। तो राम इस देश के कण कण में है, राम इस देश की आत्मा है। और ये जो राम मंदिर का जो मामला है वो वास्तव में लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो बुंदेलखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे भारत देश में एक गर्व का माहौल, गौरव का माहौल, राममय माहौल इस समय बना हुआ है। जी जी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लोधी साहब हमने ये देखी कि अल्पसंख्यक समुदाय भी इसको लेकर प्रसन्नता ही है उसके मन में, और होनी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी लगता था कि जब भी ये विषय उठता था तो वो भी तनाव में आता था, कई बार इस तरह की चीज़ें भी। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा, उनकी भी सराहना करनी होगी कि उन्होंने बहुत शांति भाव से बिल्कुल अपने बहुसंख्यक भाइयों का पूरा, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है अयोध्या, वो सब जानते हैं कि इसे आप किस रूप में देखते हैं कि ये भी भारत में एक बहुत यहाँ की एक जो मिली जुली संस्कृति है उसका एक बहुत बड़ा ये भी उदाहरण दिखता है? मुझे लगता है कि राम जो है, सबके पूर्वज तो राम ही है। जी, जी। हम लोग संग में एक गीत दोहराते थे कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। तो आज जैसे दूसरे धर्मावलंबी है, कहीं बाहर से तो आए नहीं, भाई यहीं के पले बड़े, अगर वो अपने पीढ़ियों में पीछे जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज हिंदू होंगे। तो मुझे लगता है कि इसको सबने आत्मसात किया हुआ है, और राम का जो चरित्र है वो वास्तव में आत्मसात करने योग्य भी है। उनने जो मर्यादाएं जी, जो दिशा दुनिया को दिखाई है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है।
निश्चित तौर पर। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो एक बड़ा एक उनका धार्मिक से अधिक मैं कहूँगा आध्यात्मिक, वो उनको जब हम ध्यानस्थ देखते हैं, जब वो हिमालय जाते हैं, गुफा में बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कोई योगी है जो ध्यान लगा रहा है। आप उनके व्यक्तित्व को किस तरह देखते हैं कि युवा के नाते काफ़ी आप उनसे प्रभावित भी होंगे? मतलब एक तरफ कर्मयोग और दूसरी तरफ उनका अध्यात्म योग। माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके प्रेरणा के स्रोत तो हैं ही। एक थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की अलख जगाई। वो भी नरेंद्र उन्होंने थे जी। गर्व से कहा जी हाँ, कि जी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं जी। वो भी नरेंद्र थे। और मुझे लगता है दूसरे नरेंद्र अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, जो देश ही नहीं अपितु विश्व के सर्वमान्य राजनेता के रूप में, लोकप्रिय नेता के रूप में आज जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज अमेरिका चले जाओ तो मोदी मोदी, इंग्लैंड चले जाओ तो मोदी मोदी, जापान चले जाओ तो मोदी मोदी, देश विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ मोदी मंत्र आज गूंज रहा है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और निश्चित रूप से जो उनका स्वप्न है कि इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, इस देश को क्रमांक 1 का देश बनाना है, इस देश को इतना ताकतवर देश बनाना है कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना देख सके, इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाना है, इस उद्देश्य को लेकर वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकल रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम जो है भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। तो अच्छा विजन है और हम सबके प्रेरणा के केंद्र हैं ही। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और आगे और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेगा। और ये भी एक बड़ा सुंदर संयोग है कि उनकी आध्यात्मिक अभिरुचि तो है ही। उमा जी ने हमें एक और हमारी बातचीत में खुलासा किया कि अटल जी ने एक बार कहा उनसे, उमा जी से, कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मेरे कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा इसकी पीड़ा मुझे बहुत गहरी है। तो बीजेपी के हर नेता का ये संकल्प, ये भावना रही, आडवाणी जी हों, अटल जी हों, मुरली मनोहर जी हों, लेकिन उन सबके सपनों को पूरा करने का मौका नरेंद्र मोदी जी को मिला, जो जिनका विकास नेतृत्व का इन्हीं दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में हुआ। जी, ये वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस राम मंदिर निर्माण और राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। जी, ठीक बात है। कुछ नेता तो ऐसे हैं, अशोक सिंघल जी जैसे नेता के, जिन्होंने स्वप्न देखा था कि मेरी आंखों के सामने ये हो जाए, तो उनके जाने के बाद पूरा हो पा रहा। तो ऐसी कई पीढ़ियां इसमें लगी हैं। तो ये तो गौरव का विषय है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस के निर्माण के लिए नेतृत्व क्षमता दिखाई है और जिस प्रकार से उन्होंने इस राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, वो भी अद्भुत अविस्मरणीय है। बिल्कुल आपने सही कहा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, काफ़ी प्रतिबद्धता से उन्होंने भी वन पथ गमन जो प्रभु श्री राम का है, जहाँ से वो निकले हैं, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, माना ये जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है, प्रभु श्री राम ने काफ़ी लंबा समय बिताया है अपने वनवास काल का। चित्रकूट की आप बात कर लीजिए या कामदगिरी, और ये तमाम जो पूरा हमारा वन क्षेत्र रहा है आसपास का। किस तरह से इसकी बात इसके पहले भी हुई, कई बार बीजेपी कांग्रेस में श्रेय को लेकर भी आपस में बातें होती हैं, वो सब राजनीति में चलता रहेगा। लेकिन वन पथ गमन, अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर भी आकार ले चुका है, तो अब इसका भी एक बहुत ही सुस्थापित एक ऐसा कार्य होना चाहिए जो धार्मिक पर्यटन के लिए भी पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया कि जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे, जी, रामायण में जिन स्थानों का उल्लेख है जी, कि भगवान राम इन मुख्य स्थानों पर गए हैं, ये रामगमन पथ के अंतर्गत उन सारे स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए, उनको पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से रामगमन पथ की क्या प्रोग्राम बनाया गया। और
मोहन यादव जी ने, माननीय मोहन यादव जी ने ये भी कहा कि चूंकि चित्रकूट में भगवान राम ने सबसे ज़्यादा समय बिताया है, 11 वर्षों से भी अधिक का समय चित्रकूट में वो रहे हैं, तो यहाँ से अपन काम शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे बजट उपलब्ध होता जाएगा, ऐसे 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ भगवान राम का उनका रामायण में उल्लेख आता है। तो उन स्थानों को आपस में कनेक्ट करने के लिए रोड के द्वारा, और रामगमन पथ का उद्देश्य ये है कि जब रामगमन पथ को देखने के लिए श्रद्धालु मध्य प्रदेश में आए तो राम की भक्ति से सराबोर होकर जाएं, उनके हृदय में राम की भक्ति, राम के आदर्श उनके हृदय में स्थापित हों। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोहन सरकार का उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा काम होने जा रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का जो ओरछा है, इसको मैं बेहिचक मध्य प्रदेश की अयोध्या कह सकता हूँ। और बहुत हमारा, क्योंकि मुझे ये भी स्मरण होता है कि जो देवी अहिल्या बाई रहीं, वो एक बहुत ओरछा और अयोध्या के बीच एक बड़ा कनेक्ट था। ये भी हम सुनते हैं कि एक बार तो वो मूर्ति लेकर भी यहाँ से आई। कई कई तरह की किंवदंतियाँ गाथाएँ हैं। ओरछा जहाँ प्रभु श्री राम राजा राम के रूप में स्थापित हैं और जहाँ उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो शायद विश्व में अपनी तरह का पहला स्थान है, इसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो स्थिति है खजुराहो के समीप है, झांसी के उत्तर प्रदेश के समीप है, जहाँ रानी झांसीबाई लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। किस तरह से आप इस पूरे एरिया को, सर्किट को, इसको एक ऐसे परिपथ में, और ओरछा तो सबसे आकर्षण का केंद्र बिंदु है जी। ओरछा वास्तव में आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तो अभी जो अपनी संस्कृति विभाग की रचना योजना है कि पहले अपन ने महाकाल लोक पर काम किया उज्जैन में, जी। अब सरकार का जो अगला फोकस है वो ओरछा में राम राजा लोक पर अब काम होगा जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है कि महाकाल लोक के बाद अब राम राजा लोक ये बन जाए। तो इस दिशा में संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसके अच्छे और सुखद परिणाम आने वाले समय में प्रकट होंगे। निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन एक बहुत, भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दुनिया में भी हम देखते हैं कि चाहे मुस्लिम धर्मावलंबियों की बात करें तो मक्का मदीना है उनके लिए। पूरी दुनिया से लोग हज के लिए, उम्रा के लिए वहाँ जाते हैं। वो वेटिकन सिटी है क्रिश्चियंस के लिए, जो बहुत आकर्षण का केंद्र है। भारत में बहुसंख्यक सनातन परंपरा के अनुयायियों के लिए वाराणसी, उज्जैनी, अयोध्या, रामेश्वरम, मध्य प्रदेश में दो हमारे ये हैं प्रभु शिव जी के, उज्जैन का महाकाल और ओमकारेश्वर। तो कैसे आप एक धार्मिक पर्यटन सर्किट मध्य प्रदेश में बनाकर इनको इस तरह से प्रॉपर कनेक्ट करके कि यहाँ पर्यटक बहुत आसानी से पहुँचें, एक बड़ा सुंदर वातावरण मिले, उन्हें रुकने की किफ़ायती व्यवस्थाएं हों जी। इस दिशा में संस्कृति मंत्रालय पर्यटन विभाग के द्वारा जी मैंने अधिकारियों को रचना योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बहुत बढ़िया जी। कि ये राम राजा लोक, ओमकारेश्वर, ये जो प्रसिद्ध स्थान हैं इनको लोक के रूप में विकसित करके, जैसे महाकाल लोक विकसित हो गया, आज वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, ऐसे ही ये आर्थिक रूप से भी बड़ी गति मिली है। आर्थिक रूप से भी बड़ी गति मिली है जी। और रोजगार की दृष्टि से भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि पर्यटन को वास्तव में रोजगार के मामले में, रोजगार के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर्यटन के क्षेत्र विकसित होंगे वहाँ रोजगार अपने आप सृजित होते हैं और होटल्स इत्यादि के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने की असीम संभावनाएं हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी के भी संकल्प पत्र में रोजगार देने का वादा किया गया है। तो निश्चित रूप से प्रयास करके इस क्षेत्र में अधिकतम कैसे रोजगार अपन उपलब्ध करवा सकते हैं, इस पर भी काम करने की मेरी मंशा है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। जो हमारे लोक व्यंजन हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वो बुंदेलखंड के हों
बघेलखंड के हों या मालवा निमाड़ के हों, इनका भी एक प्रतिस्पर्धा, क्योंकि हम जब भी जाते हैं, मैं दमोह से गुजरता हूँ, हमारे साथी जो इस समय वीडियो जर्नलिस्ट जो कैमरे का दायित्व तो संभाल रहे हैं, हम सब लोग दमोह में बस स्टैंड के पास जाके बड़ा खाने का आनंद ज़रूर लेते हैं। वो हमें वहाँ स्ट्रीट फूड मिल जाता है ठेलों पर, लेकिन अगर भले ही ये ठेले वाले जो हैं, हम इन्हीं में प्रतिस्पर्धा कराएं कि बुंदेलखंड के लोक व्यंजन बनाओ, एक दिन का उत्सव कर रहे हैं हम, और उसमें फिर आपके हाथ से उनको पुरस्कार दिया जाए। इसी तरह मालवा निमाड़ में, इसी तरह बघेलखंड में, और इनको साफ स्वच्छता से अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर रखें, बड़ी चकाचक दुकान रखें, तो उससे रोज़गार भी मिलेगा और हम लोग भी लोक व्यंजन की बुंदेलखंड में जब हम सब जाते हैं तो अवश्य वहाँ मुंगोड़े खाना, या फिर सागर तरफ जाते हैं तो चाट खाना। जी ये वास्तव में आपका बहुत अच्छा जी प्रश्न है, धन्यवाद। और जी। मुझे लगता है कि वास्तव में हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ के व्यंजनों का स्वाद हमको मिलना चाहिए। जी। तो जैसे किसी को बड़ा खाना है, हाँ, तो हाँ। वो, लेकिन वो बड़े होटल्स में मिलता नहीं। जी। तो अपने पास एमपीटी जी के होटल्स की बड़ी श्रृंखला है। जी अपन प्रयास करेंगे कि भाई जहाँ का क्षेत्र है वहाँ के व्यंजनों की वहाँ उपलब्धता हो सके। बिल्कुल ठीक तो है। ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, और वास्तव में वहाँ की लोक व्यंजन का स्वाद लेने का अवसर दूसरों को भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हम सुनते हैं कि कई बार भोपाल के होटल्स में आते हैं कि अवध के व्यंजन लेकर आए हैं, लखनऊ के, और ये है वो है, तो मुझे लगता है हमारे व्यंजनों में भी इतनी ताकत है कि वो लखनऊ जा सकते हैं, वो हैदराबाद जा सकते हैं। हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर है। कंक्लूड करूँगा इस सवाल के साथ, कि एक दो सवालों के साथ, कांग्रेस ने वहाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वहाँ जाने का निमंत्रण जो है अस्वीकार बड़े रणनीतिक तरीके से, नहीं और लोग तो जा रहे हैं और लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अपने अपने तरीके से बात कही। आप कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस, जहाँ तक मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी तो कभी राम में श्रद्धा रही ही नहीं। आप इतिहास उठा के देखें तो उन्होंने तो राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने तो हलफनामा दे के कोर्ट में ये कहा कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार की बात कांग्रेस ने की, तो मुझे लगता है उनकी राम में कोई आस्था नहीं है जी। और अगर वो आस्था दिखाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है जो अपने यहाँ कहावत है बगुला भक्ति, जब कोई कांग्रेस का नेता अपने मुंह से राम की बात करता है तो मुझे वो बगुला भक्ति समझ में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की राम में कोई आस्था है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए वो जाने से मना कर रहा है। जी जी। चौथी पीढ़ी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उभरी है, चाहे मैं प्रदेश संगठन के मुखिया वीडी शर्मा जी की बात करूं, या डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करूं, या धर्मेंद्र लोधी जी की बात करूं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश ने ये समझा है कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का समय है, लेकिन युवा पीढ़ी को भी इस दायित्व बोध को बहुत समझकर और अपने वरिष्ठ नेतृत्व को ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि उनको ये लगे कि नहीं, हमारे चयन में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं थी। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि ये प्रयोग भी इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी ताकत से किया। जी देखो, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए अपन कहते हैं कि पार्टी विथ द डिफरेंस। हाँ, ठीक बात है। ये दूसरी पार्टियों से अलग है। तो नए नेतृत्व को शीर्ष नेतृत्व ने अवसर दिया है। ये वास्तव में मुझे लगता है एक अच्छा प्रयोग है। और निश्चित रूप से भाई, अगर हमको अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को और चलाना है तो नए लोगों के हाथ में नेतृत्व सौंपना पड़ेगा। आपको विश्वास था कि ये पार्टी एक दिन आपको भी ये अवसर देगी कि आप भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर दूसरे टर्म के विधायक हैं आप, और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि एक चाय वाले का पुत्र प्रधानमंत्री बन सकता है।
अमित शाह जी का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, शिवराज जी किसान पुत्र हैं, डॉक्टर मोहन जी एक श्रमिक परिवार से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय श्रमिक परिवार से आते हैं। तो आप मानते हैं कि बीजेपी इसी संरचना की पार्टी है और एक आम व्यक्ति को भी शिखर तक ले जाने में उसको कहीं कोई असुविधा नहीं होती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने कंधे पर बैठाकर बड़ा बना देती है। तो हम सब लोग तो पार्टी के अनुसार से सिपाही हैं। हम सब ने कभी नहीं सोचा कि भाई हम मंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी है जो दायित्व तो देती है, उसका निर्वहन करने का प्रयास किया जाता है अनुशासित सिपाही होने के नाते। बिल्कुल ठीक है। केन बेतवा बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली एक परियोजना है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़मीन पर उतरे। बुंदेलखंड के समेकित विकास के लिए, एक पूरे समग्र विकास के लिए अब आप एक बहुत चमकता हुआ चेहरा है बुंदेलखंड का। किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ बुंदेलखंड की नुमाइंदगी भोपाल में पूरी ताकत से करेंगे और यहाँ की योजनाएं जो हैं, जो बुंदेलखंड जिनका इंतज़ार कर रहा है सड़क की या तमाम सिंचाई की, उनको आप बुंदेलखंड ले जाएंगे, न सिर्फ दमोह बल्कि पूरे, क्योंकि पूरा बुंदेलखंड आपका है? जी, निश्चित रूप से सिंचाई परियोजनाओं की तो आवश्यकता है, क्योंकि घर घर पानी पहुंचाने का जो संकल्प था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो जल निगम के माध्यम से पूरा हुआ है और मुझे लगता है, और जहां नहीं हुआ है तो कार्य योजना चल रही है जी। तो अभी जो अपना पार्टी का उद्देश्य था कि घर घर पीने का पानी पहुंच जाए, अब मुझे लगता है अगले स्टेप में जो कार्य योजना पार्टी बनाएगी कि हर खेत में पानी पहुंच जाए। और मुझे तो लगता है कि बुंदेलखंड में इस कार्य योजना पर काम होना चाहिए और प्रयास करेंगे कि अच्छी परियोजनाएं बुंदेलखंड को मिल सकें, ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुंच जाए और किसान सुखी और समृद्ध हो। निश्चित तौर पर लोधी जी, और चूँकि बुंदेलखंड से मेरा गहरा संबंध रहा है तो मैंने वहाँ के लोगों में एक बड़ा गहरा निष्ठा का भाव देखा है। वो जिससे भी जुड़ते हैं पूरी प्रतिबद्धता से जुड़ते हैं, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं और अपनी संस्कृति को बहुत सहेज कर रखते हैं, चाहे वो उनके नृत्य हों, चाहे उनका खान पान हो। मैंने बुंदेलखंड के बड़े से बड़े व्यक्ति को, चाहे वो IAS अधिकारी हो या शीर्षस्थ राजनेता हो, उसको मैंने बुंदेली में बेधड़क बात करते हुए पूरे भारत में सुना है और वो बहुत गर्व का अनुभव करता है। तो इस बुंदेलखंड को आवश्यकता है पर्यटन से जोड़ने की, बहुत ताकत से धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास करने की, सिंचाई की और इसी के साथ रोज़गार की। आप जैसे युवा चेहरे हैं तो हम उम्मीद करते हैं ये बात ज़रूर पूरी होगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत सहज और बहुत ईमानदारी से आप एक बात रखने वाले राजनेता के तौर पर हमें प्रतीत होते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप बुंदेलखंड, जिसने आपको बहुत उम्मीद से देखा है मंत्री बनकर, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर, आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।